तो प्रणाम जी शर्मा जी भाई साहब। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार जी भाई साहब। चलिए साहब, बहुत बहुत कैसे? धन्यवाद सर्वप्रथम तो आपका कि आपने आओ तापी नदी को जाने कार्यक्रम में ज्वाइन किया। बिल्कुल उसके बिल्कुल। बाद अपनी चर्चा नहीं हो पाई, मैं थोड़ा व्यस्त हो गया था। मैंने आदरणीय हम्म। विष्णु साहब से कहा कि आप बोलने तो आगे भी करना पड़ेगा तब बोल पाओगे। चलिए ठीक है ना, मैं गाड़ी ड्राइव भी कर रहा हूँ लेकिन आपको जरूर सुनूंगा मैं भी, है ना। जी जी। नमस्कार। मैं आप सभी का आओ तापी नदी को जाने इस वेबिनार में स्वागत करता हूँ। आज के इस वेबिनार को शुरू करने के पहले इसका बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। हमारे मेंटर विनोद बोधनकर और नरेंद्र चुग सर, इन्होंने अप्रैल 2020 में आओ नदी को जाने इस वेबिनार सीरीज की शुरुआत की और लगभग 44 वेबिनार्स में कम से कम 100 से भी ज़्यादा लोगों को इनवाइट किया। और ऐसे तय हुआ कि हम यात्रा निकालते फिजिकली महाराष्ट्र के नासिक त्र्यंबकेश्वर से लेके वर्धा तक। लेकिन कोरोना का सेकंड वेव आया और वो फिजिकल यात्रा नहीं हो पाई। लेकिन अप्रैल 2021 में हमने बोला बोला जल्दी जल्दी। ऑनलाइन डिजिटल डिस्ट्रिक्ट संवाद यात्रा निकाली। तो उसमें महाराष्ट्र के नासिक जिले से शुरुआत की। नासिक, जलगांव, नंदुरबार, धुलिया, ऐसे लगभग 36 जिलों से यात्रा में हम अ, शामिल होने का मुझे मौका मिला। और जब ये यात्रा नासिक से जलगांव में आई ऑनलाइन, जलगांव, नंदुरबार और धुलिया की यात्रा खत्म होने के बाद हमारे साथियों ने तय किया, जैसे आओ नदी को जाने इस वेबिनार सीरीज शुरू है, वैसे हम आओ तापी नदी को जाने वेबिनार शुरू सीरीज शुरू करते हैं। तो मई 2021 में हमने आओ तापी नदी को जाने वेबिनार सीरीज शुरू किया। और मुझे बताने में खुशी होगी कि लगभग 3 राज्यों से, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, 140 से भी ज्यादा महानुभाव हमसे जुड़े हैं, जिनका कार्य जल, जंगल, जमीन, जानवर इस क्षेत्र में है। किसी का 10 साल का अनुभव है, किसी का 20 साल का है, किसी का 40 साल का अनुभव है। और ऐसे महानुभावों का माँ तापी के लिए जो कार्य शुरू है, पर्यावरण के बारे में या जल, जंगल, जमीन, जानवर इस क्षेत्र में, तो उनको सुनने का मौका, उनसे सीखने का मौका हमें मिला। और ये इस माध्यम से आओ तापी नदी को जाने वेबिनार के माध्यम से फेसबुक और यूट्यूब पे लोगों तक पहुंचाने का मौका इस तरीके से हमें मिला। तो मैं एक ग्रुप का हिस्सा हूँ। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए कौन आज बुरा है के कालू हमारे का? वक्ता शर्मा जी है, उनका परिचय करने के लिए रूपाली मैम को रिक्वेस्ट करता हूँ। रूपाली जी। हाँ, नमस्कार सर। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ नमस्कार रही है नमस्कार। रूपाली जी, बोलिए। हाँ, नमस्कार सर सभी को। आज मैं जिनका परिचय करने जा रही हूँ वो राम सेवक मेवराम शर्मा जी, ग्राम सुनापुर, जिला भिंड के एक प्रगतिशील किसान है जो कि पिछले 20 सालों से कृषि कार्य में सक्रिय रूप से संलग्न है। प्रारंभ में उन्होंने पारंपरिक खेती के तरीकों को अपनाया था, लेकिन रासायनिक खादों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में आई गिरावट और लागत बढ़ाने जैसी समस्याओं ने उन्हें सोचने अब पर लाख मजबूर में। किया। तब उन्होंने जैविक खेती से समृद्धि की ओर के मार्गों को अपनाया। आज उनकी मेहनत और नवाचार के बल पर वे केवल आर्थिक रूप से सशक्त हुए हैं, बल्कि आसपास के किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन गए हैं। मैं सर जी से निवेदन करती हूँ कि वो उनके अनुभव हमसे शेयर कीजिए। मैं राम सेवक शर्मा जी सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करें। शर्मा जी, आपको नमस्कार सभी फीडबैक। किसान।
नमस्कार सभी किसान भाइयों को, जो भी हमारे साथ महानुभाव जुड़े हुए हैं, सबको मेरा नमस्कार। मैं अपना परिचय बता देता हूँ। मेरा नाम राम सेवक शर्मा है। मैं सोनारपुरा गांव से जिला भिंड मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। और जैसा कि अभी मैम ने बताया कि मैं 20 साल से परंपरागत खेती कर रहा हूँ, और मैंने अभी प्राकृतिक खेती को भी 5 साल हुए हैं, 2020 से इसमें इसको शुरू किया है। लेकिन जो अपन परंपरागत खेती पहले करते थे, उसमें रसायन का और केमिकल का प्रयोग ज्यादा होने लगा। उसका प्रयोग ज्यादा होने से अपने समाज में जो बीमारियां फैलती गईं, उसके वजह से कितनी जनहानि हो रही है, और उसका रिजल्ट तो आप लोगों को मिल ही रहा है कि कई लोगों को कई तरह की बीमारियां हैं, और बीमारियों ने तो महामारी का रूप ले लिया है। अब उनने फिर इस प्राकृतिक खेती को अपनाया। जैसे कि प्राकृतिक खेती में पहली बात तो कोई लागत नहीं है, और लागत के साथ साथ इससे कोई बीमारी का वो नहीं, और रसायन मुक्त खेती है ये। इसमें खर्चा भी कम होता है। तो अपन प्राकृतिक खेती की ओर बढ़े। प्राकृतिक खेती में मैंने सबसे ज्यादा बागवानी पे जोर दिया था। मैंने बागवानी लगाई थी 2 एकड़ में। इसमें फलदार पौधे मैंने ज्यादा लगाए थे, करीबन 300 पेड़ अमरूद के लगाए, नींबू है, आंवला है, चीकू है, मौसमी के, सेब के भी कुछ पेड़ लगाए, और उससे बहुत अच्छा प्रॉफिट निकला, क्योंकि मैंने टोटल उसको जैविक तरीके से किया है। और उसके अंदर अपन इंटर क्रॉप भी करते हैं। इंटर क्रॉप में अपन किसी भी फसल को कर सकते हैं। उससे भी किसान को अच्छी पैदावार मिल जाती है, क्योंकि पेड़ तो फल दे ही रहे हैं, लेकिन इंटर क्रॉप के माध्यम से जो अपन नीचे खेत खाली रहता है, उससे भी अपन फसल ले सकते हैं। अगर अपन चाहें तो अंदर की फसल जैसे आलू है, अरबी है, मूली है, गाजर है, कई तरह की ऐसी हैं जो अपन अंदर की फसल कर सकते हैं पेड़ों के नीचे। इसके अलावा अगर वो भी कर ले, इसके अलावा अपन जैसे चना है, मटर है, छोटी छोटी फसलें हैं कई, अपन उसको भी करके और बहुत अच्छा मुनाफा कर सकते हैं। जो कि मैं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने तो ये किया है, और मैं बराबर 5 साल से मैं इसी तरह से कर रहा हूँ, क्योंकि पेड़ भी मेरे 5-6 वर्ष के हो गए हैं। और अमरूद का अपना ताइवानी पिंक थाई 7 वेराइटी है, जो कि करीबन 250 से 300 पेड़ लगे हुए हैं। इस तरीके से मैं सभी किसानों को इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि अपन अगर रसायन को छोड़ करके जैविक की ओर चलेंगे, तो जैविक में अपनी जो सेहत को देखते हुए उससे वो लाभ होता है। और जैविक को बनाने का जो तरीका है वो भी बताऊंगा। पहली बात, जैसे अपन ने पहले रसायन से खेती की थी, अपन उस पर चर्चा करते हैं। तो अपन ने अपनी इनकम तो बढ़ाई, लेकिन इनकम के साथ साथ अपन ने अपनी सेहत का ध्यान न रखते हुए बीमारियों को न्योता दे दिया। अपन ने वही इनकम बढ़ाई, और अपनी जो शरीर का ध्यान न रखते हुए बीमारियां बढ़ी, तो अपन डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक बार में ही जितनी भी इनकम होती है, तो शायद है कि वो अपन, इस बात को आप सब लोग भी जानते होंगे कि डॉक्टर के पास जाने से एक बार में जितना भी मुनाफा होता है वो सब चला जाता है। इसलिए मेरा सब लोगों से यही निवेदन है
कि ज्यादा नहीं तो थोड़ा अपने खाने के लिए, क्योंकि भारत में 80% तो किसान हैं, 80% किसान हैं, सब लोग खेती करते हैं। अपने लिए तो खाने के लिए अच्छा कर लो, अगर और के लिए ना कर पाओ दूसरों के लिए, लेकिन अपने खाने के लिए उसमें इतना कर लो कि अपन खुद स्वयं अच्छा खा सकें और बीमारियों से दूर रह सकें। इस तरह से अगर अपन इसको करेंगे, रसायन को छोड़ करके जैविक खेती की ओर अपन चलेंगे, तो अपन जैविक खेती में क्या है कि अपन को कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं है और ज्यादा मेहनत भी नहीं है। अब अपन कैसे इसका बनाते हैं, खाद को कैसे इसका प्रयोग करते हैं, मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो अपन जैसे पहले जीवामृत बनाते, सबसे अच्छा है फसल के लिए जीवामृत। जीवामृत में क्या है कि अपन गाय का गोबर और गाय का मूत्र, ये दो चीजों का मेन मुख्य उपयोग है। और ये तो वैसे फ्री में मुफ्त में मिल जाता है। एक गाय तो रखना जरूरी है, रखना। और वो देसी गाय से ही होता है, इसके लिए देसी गाय की जरूरत है। अपन देसी गाय के गोमूत्र और उसके गोबर से जीवामृत, घन जीवामृत, नीमास्त्र, इस तरह से 4-5 तरह के अपन वो बना सकते हैं, जैसे गाय के गोमूत्र और गोबर से। तो अपन पहले जीवामृत बनाएंगे। तो जीवामृत बनाने के लिए आपको 10 लीटर गौमूत्र और 10 किलो गोबर आप एक ड्रम में इसको डाल दीजिए। और इसमें 1 किलो आटा, बेसन का मतलब वो दाल का आटा होना चाहिए। ये दो चीजें अपनी पैसों से आएंगी, एक दाल का आटा कोई भी, और गुड़। 1 किलो गुड़, 1 किलो किसी भी दाल का आटा, आप उसको भी 1-1 किलो दोनों को ड्रम में डाल दीजिए। और एक किसी बरगद पीपल, मतलब कोई पुराना वृक्ष हो कहीं भी, पुराना वृक्ष का मतलब ये है कहने का मेरा कि वहां पे रसायन का उपयोग न किया गया हो, तो वो मिट्टी शुद्ध रहेगी, उसमें जो अपने जीवाणु होते हैं वो पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे और वो बिल्कुल शुद्ध मिट्टी होगी। उस मिट्टी को अपन 1 किलो के करीबन मिट्टी लाएंगे, उसको भी डाल देंगे। फिर अपन इसको घड़ी की सुई की आकार में इसको घुमाएंगे और इसमें फिर पानी मिला लेंगे। इसमें करीबन आधा ड्रम अपन 100 लीटर पानी भी मिला लेंगे, तो घोलने में आसानी रहेगी। इसको घड़ी की सुई की आकार में 2 से 5 मिनट अपन इसको घुमाएंगे। इसी तरह से अपन इसको सुबह शाम दोनों टाइम पर डे इसको घुमाते रहेंगे, तो ये 5 से 6 दिन में, गर्मी के टाइम में 5 से 6 दिन में तैयार हो जाता है। सर्दी में थोड़ा 7 से 8 दिन, और गर्मी में 5 दिन में तैयार हो जाता है। फिर अपन इसको 200 लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और 100 लीटर पानी मिला लेंगे। ये अपना 1 एकड़ के लिए पर्याप्त हो, 1 एकड़ के लिए पर्याप्त। अब इसका अपन कैसे प्रयोग करें? अब प्रयोग अपना, या तो अपन खेती कर रहे हैं किसी भी तरह की, तो उसमें पानी के साथ अपन चला दें। जैसे पानी चला रहा है तो उसमें एक मटका रख दो, उसमें छेद कर दो, उसमें पानी को उसमें रख दो, तो वो पानी की नाली में चलता रहेगा। इसके अलावा अपन इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे अपना एक पंप में इसको 2 से 3 लीटर, जो 15 लीटर का पंप होता है उसमें 2 से 3 लीटर आप इसको छान करके मिला लीजिए और फसल खड़ी है तो उस पर स्प्रे कर दीजिए। अगर अपना खाली खेत पड़ा है, खेत में नमी है, तो अपन इसको बाल्टी में भर के डिब्बे की मदद से कहीं 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 उसमें फेंक सकते हैं। अगर अपन उसके अलावा अगर उसमें भी अपन संतुष्ट नहीं है, तो अपन को क्या करना है, 100 लीटर ही रहने दो, उसको 200 लीटर में कन्वर्ट न करते हुए इसमें रेत, राख या मिट्टी मिला लें, तो ये
टाइट हो जाएगा, लड्डू से बन जाएंगे, तो इसको हम खेत में फेंक सकते हैं उसकी सहायता से। तो अपन किसी भी तरह से अपना यही है उद्देश्य कि अपन को इसको खेत में पहुंचाना है। तो अपन क्या देखेंगे, करीबन 2 साल में जो अपने केंचुए थे, जो किसान के मित्र थे, आज से 10 साल 15 साल पहले केंचुए इतने ज्यादा जमीन में ऊपर रहते थे बरसात के टाइम पे कि वो पूरी जमीन के ऊपर केंचुए केंचुए दिखते थे 15 साल पहले, या 20 भी हो गई हों। लेकिन अब वो बिल्कुल लुप्त हो चुके हैं। लुप्त क्यों हो चुके हैं? क्योंकि वो जमीन के अंदर जा चुके हैं, क्योंकि अपन केमिकल और रसायन का इतना प्रयोग करते रहे हैं, इसलिए वो सब जमीन के अंदर चले गए। केंचुआ किसान का मित्र होता है, केंचुआ जमीन को भुरभुरी बनाता है, केंचुआ जो वैसे जो अपने खेत में जो जो कि किसान के शत्रु कीट होते हैं उनको खाता है, और जो वो पीछे से निकालता है वेस्ट पदार्थ, वो एक खाद की तरह काम करता है। तो अपन देखेंगे कि 2 साल बाद आपकी जमीन में वो केंचुए दोबारा से उत्पन्न होने लगेंगे। जो जमीन के अंदर केंचुए पहुंच चुके हैं वो दोबारा से निकलने लगेंगे आपके खेत में से। आप इसको थोड़ी सी जगह में एक बार ट्राई करके देखना, जरूरी नहीं है कि आप 1 एकड़ में ही करें। 10 विषय करो, 5 विषय करो, या 1 बीघा करो। अपनी जितनी कैपेसिटी है, अपनी जितनी क्षमता है, उस हिसाब से अपन इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब ये तो अपनी हो गई जीवामृत में बात। इस जीवामृत को अपन महीने में अगर 2 बार भी प्रयोग कर लेते हैं तो धीरे धीरे इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट, तुरंत तो नहीं आएगा, क्योंकि तुरंत तो ये भाई जैविक खेती है, अभी रसायन का उपयोग ज्यादा हुआ है, तो रसायन में तुरंत रिजल्ट मिलता है। अपन खरपतवार नाशक कितनी दवाएं डाल रहे हैं, अपन किसी भी कीड़ों को मारने के लिए कितनी दवाएं डाल रहे हैं, जितनी भी दवाएं डाल रहे हैं पूरा जमीन में अंदर जा रही है, और वो जमीन की जो अपनी पानी भी सोखने की क्षमता है, जो आर्द्रता है, जो सब नष्ट धीरे धीरे होती जा रही है। तो इसको अपन इस तरीके से फिर से पुनः जमीन को बचा सकते हैं इस जैविक पद्धति के द्वारा। अब इसमें जैसे रस चूसक हैं, उसके बारे में बात करते हैं। इसका ही एक रस चूसक अपन बना लेते हैं। तो रस चूसक के लिए अपन जैसे नीम की पत्ती, सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहता है उसमें नीम की पत्ती का। नीम की पत्ती है, अकहुआ की पत्ता है, और अंडी का पत्ता है, और कहीं ये सीताफल होता है उसके भी पत्ते हैं, चिलौंजी के पत्ते हैं, जो कई ऐसे 4-5 तरह के पत्ते आप ले लो, जिसको पशु ना खाते हों आप वो भी पत्ते ले सकते हैं। और इसको काट करके थोड़ा सा इसको बारीक या तो काट लें या किसी में डाल के कूट लें, और अपन इसको भी 10 लीटर अपन गौमूत्र ले लें, और थोड़ा सा इसमें गोबर तो 5 किलो ही डलेगा, और इसको डाल के और हिलाते रहें, और ड्रम में एक में रख दें। इसको अपन 100 लीटर कर लें। ये आपके छोटे जो रस चूसक हैं उसके लिए ये काम करेगा बहुत अच्छा। इसको आप किसी भी पंप की मदद से आप स्प्रे करेंगे, पंप से स्प्रे डालना पड़ेगा फसल में, तो इसको आप 2 लीटर, एक पंप में 2 लीटर मिला करके आप स्प्रे कर सकते हैं। अब जो अपनी बड़ी बड़ी सुंडियां जैसे चने वगैरह में जो इल्ली लग जाती है, उसके लिए अपन क्या करेंगे तो उसके बारे में बताता हूँ। उसके लिए अपन जो बड़ी बड़ी सुंडियां हो जाती हैं, जो चने वगैरह में इल्ली लगती है, उसके लिए अपन इसी में एक बनाएंगे। तो उसमें अपन डालेंगे, नीम के पत्ते लेंगे, हरी मिर्च लेंगे, आधा किलो हरी मिर्च, आधा किलो लहसुन, और जितने भी ये पत्ते हैं वो लेंगे, और तंबाकू लेंगे, आधा किलो तंबाकू लेंगे। इन सब चीजों को मिला करके, और जितने भी जो पत्ते मैंने पिछली बार बताए थे वो डाल करके इस दम में रख देंगे। इसमें गोबर का प्रयोग नहीं करेंगे, इसमें केवल अपन गौमूत्र ही डालेंगे। अपन इसको 2 विधि से कर सकते हैं। एक तो उबाल कर भी कर सकते हैं, अपन इसको उबाल लो,
उबाल लो, काफी अच्छी तरह से उबल जाए जो, उसको स्टोर करके रख दो, या अपन ड्रम में डाल के रख दो। तो उसको इसमें भी इसको टाइम लगेगा करीबन 15 दिन, 10 से 15 दिन लगेगा इसको तैयार होने में। जब ये तैयार हो जाए, इसको अपन 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते। कैसी भी इडली हो बड़ी से बड़ी, आप इसको भी 2 लीटर पानी में कन्वर्ट करिए और 2 लीटर पंप में डालिए और स्प्रे कर दीजिए। और इसमें एक और आता है बिल्कुल फ्री का, जिसमें अपन कुछ भी पैसे का ना उपयोग करें, तो उसमें आता है छाछ, मठा, अपन उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, मठा का भी इडलियों के लिए। 100 लीटर पानी में 3 लीटर मठा, 3 लीटर मठा डाल दीजिए और 3 लीटर मठा अपन डाल करके और इसको अपन बिल्कुल ढक करके रख दें और 8 दिन बाद इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये भी काम करेगा। और इसके अलावा और ज्यादा हाई अपन को बनाना है तो एक घड़ा लीजिए मटका, उसको अपन जमीन में गाड़ दीजिए। 10 लीटर का करीबन मटका होना चाहिए, तो अपन थोड़ा ज्यादा समय के लिए बन जाएगा। उसको अपन जमीन में गाड़ देंगे, उसमें मठा भर देंगे और मठा में ऊपर से उसमें अपन हरी मिर्च और तम्बाकू, लहसुन और कुछ पत्तियां ये डाल देंगे और उसको बिल्कुल एयर टाइट मुंह बांध के रख देंगे। अपन देखेंगे उसको 15 से 20 दिन में उसको गड़ा रहने तो बिल्कुल एयर टाइट, तो वो इतना जबरदस्त इडलियों के लिए वो ब्रह्मास्त्र मान के चलो, इतना जबरदस्त बनेगा कि आप उसको 20 दिन बाद निकाल करके फिर उसको आप प्रयोग करेंगे। उसको केवल 1 लीटर पंप में मिलाना है, एक पंप में, फिर आप उसका रिजल्ट देंगे। ये मैंने जितने भी चीजें बताई जो आपको, ये बिना पैसे की, इसमें आपका कोई खर्चा नहीं है। थोड़ी सी मेहनत जरूर है, वो भी थोड़ी सी, ज्यादा मेहनत नहीं है इसमें, लेकिन आप देखेंगे कि अपन कितने स्वस्थ तरीके से अपन जीवन जी रहे हैं। अपन इसको जब प्रयोग करेंगे, अपन इसको अपने बच्चे खाएंगे, आगे आने वाली जो पीढ़ी है अपन उसके लिए ये जो कर रहे हैं वो सब उसी के लिए तो कर रहे हैं। जब अपने आगे आने वाली पीढ़ी स्वस्थ रहेगी, और इससे फसल बहुत अच्छी होती है। मैं तो प्रयोग कर रहा हूँ। मैं आपको देखो, अगर वीडियो चले तो मैं अभी आपको खेत पे जाके दिखवा भी सकता हूँ, क्योंकि मैं अभी हूँ तो वही बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ खेत पर ही। तो अपने बहुत अच्छे फल लगे हुए, गन्ना भी खड़ा है, गन्ने की हाइट अपनी 15 फीट की है। वीडियो ऑन कीजिए ना, वीडियो, ताकि दिख सके। हाँ जी सर। शर्मा जी, हाँ जी। शर्मा जी, वो हाँ, पत्ती के नाम जरा बताओ। एक नीम की समझ गए, बाकी कौन से पत्ती पे कही आपने? नीम की पत्ती, एक अकौआ होता है जो नालियों में खड़ा होता है, एक अंडी का नीम पेड़ की होता है, अंडी, हाँ, अंडी का पेड़ होता है, अंडी का। अंडी का पेड़, अच्छा। हाँ, अंडी, अंडी का पेड़ देखा नहीं आपके इधर नहीं होता, सीताफल होता है। हाँ, सीताफल है, हाँ। हाँ, उसकी मतलब ऐसी पत्तियां आप ले लो। धतूरा होता है, धतूरा तो देखा होगा। हाँ 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 हाँ, तो वो है, धतूरा है, पर सीताफल है। हाँ, तो एक क्या है जिसको पशु ना खाए। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, ऐसी पत्ती आज 4-5 तरह की आप ले लो जिसको पशु ना खाता हो। हाँ हाँ, ठीक है। नीम को तो फिर पशु खाता है, लेकिन नीम क्या है, एक औषधि है। हाँ हाँ हाँ, तो नीम का तो अपन प्रयोग बराबर करेंगे, क्योंकि नीम एक औषधि है। मैंने तो, अब मैं अपनी बताता हूँ, मैंने तो क्या किया था जब शुरुआत की थी जैविक खेती की, तो मैंने नीम की निबोली जो होती है, नीम के फल, मैंने उसको गांव में पूरे में सब लोगों से कह के मैंने वो बिनवाई थी, और 10 रुपए किलो मैंने खरीदा उसको, हरी वैसी सबसे बिनवा के। तो मैंने 2 कुंटल निबोली खरीदी सब लोगों से, जो भी लेके आता गया मैं खरीदता गया। फिर मैंने उसको सुखाया, सुखा करके जैसे अपन सरसों पिरवाते हैं उस तरह से मैंने उसका तेल निकलवाया। तो उसका अपन को डबल फायदा हुआ। उसकी जो खली निकली, वो खली अपन को, जो नीचे के जो जितने भी कीड़े वगैरह होते हैं, मैंने हर पेड़ पे उसका प्रयोग किया, उस खली का नीचे। और जो अपना तेल निकला, नीम का शुद्ध तेल जो अपना मार्केट में जैसे आता है नीम ऑयल, वो 0% फ्री में आता है।
0.3, और मैंने तो खुद अपना स्वयं का निकाल के उसका स्प्रे किया था। उस पे कोई भी कीड़ा आ ही नहीं सकता है। नीम के तेल का मैंने खुद स्वयं अभी भी रखाए हुए हूँ। मैं तो जब भी जरूरत पड़ती है तो मैं उसका स्प्रे करता हूँ। मैंने तो काफी मेहनत भी की, और साथ में मैंने तो सब लोगों को, जो भी मेरे पास आता है, मैं सबको बताता हूँ, दिखवाता हूँ। और मैं तो सबसे यही कहना चाहता हूँ कि रसायन को छोड़ करके अपन ज्यादा नहीं तो थोड़ा अपने लिए, अपने बच्चों के लिए अच्छा कर लो, क्योंकि सबसे ज्यादा खर्चा दवाई में है। अपन जितना उत्पादन नहीं कर पाते, उससे ज्यादा अपन दवाई में डॉक्टर को दे देते हैं, फिर भी उसका रिजल्ट, अब आप तो समझदार हैं, क्या बताएं, रिजल्ट अच्छा नहीं रहता। तो इस तरीके से अपन अगर जैविक खेती की ओर चलेंगे, सब लोगों से मेरा यही निवेदन है। अगर इस संबंध में अगर आपका कोई सवाल हो तो मैं उसको भी बता सकता हूँ। और रसायन से दूर रहिए और जैविक को अपनाएं। और जैविक में कोई खर्चा भी नहीं है, और बहुत अच्छी इसका उत्पादन और इसकी जो क्वालिटी। मेरा अमरूद मेरे खेत से ही 50 रुपए किलो की रेट से बिकता है। मेरे को कहीं मार्केट में, मंडी में ले जाने की जरूरत नहीं है। 250 से 300 पेड़ है, थोड़े भी पेड़ नहीं है, और पूरा बगीचे का अमरूद यही खेत से ही बिक जाता है। मैं कहीं मंडी में लेके नहीं जाता हूँ, वजह ऑर्गेनिक। और वो टेस्ट है, जो भी ले जाता है वो कहता है कि भाई टेस्ट बहुत अच्छा है आपके अमरूद का। इसी टेस्ट के ऊपर ही बिक रहा है, क्योंकि टोटल जैविक है। ठीक है, सब लोगों को मेरा नमस्कार। अब आप कोई भी अगर सवाल हो तो वही बताएं। अ, शर्मा जी, हमारे साथ जो डॉक्टर वोरा जुड़े हैं, जो जिनने आपसे पूछा, वो हमारे सीनियर मेंटर है, चाइल्ड पेडियाट्रिक सर्जन है, यानी कि बच्चों के सर्जन हैं। और पिछले लगभग 40 सालों से वो जैविक खेती कर रहे हैं अरे और बहुत बहुत, ये तो पर मार्गदर्शन करते हैं। डॉक्टर वोरा जी, आप बात कीजिए। देखो, मैंने शुरू में 90 साल में लोगों पहले 5 साल तो मैं ऐसे इतर खेती वाले लोगों को मैं सिखाता था कि मुझसे क्या अपने शरीर पर क्या टोटा होता है, क्या बीमारियां होती है, ये बताता हूँ। जैसे आपने कहा कि रासायनिक खेती से बहुत नुकसान होता है, तो मैं कौन सी बीमारी होती है, कौन से इनऑर्गेनिक कीटकनाशक से हवा में जाता है, पानी में जाता है, भूमि में जाता है, सभी तरह से हमें वो खाने को खाना लगता है। इसलिए मैंने वो किया पहले, और बाद में। हेलो। हाँ सुन रहा हूँ हाँ, सर जी, सुन बोलिए रहा हूँ। डॉक्टर वोरा सर, हाँ, बोलिए। बस ये चाहे तो मैं आपको वो ये भेजता हूँ। क्या बोलते हैं, एक प्रोग्राम बनाया है मैंने, वो मैं आपको भेजता हूँ, रासायनिक खेती का। और अभी चला जानो नदी को इसमें हमने ये देखा है कि जो प्रदूषण होता है नदी का पानी का, वो वहां तो दिखता नहीं गांव के आजू बाजू को। लेकिन जब खेती में हम रासायनिक खत इस्तेमाल करते हैं, वो अंडर करंट से नाला को जाता है, ओढ़ा को जाता है, और फिर बाद में नदी में आ जाता है। सो दैट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोल्यूशन ऑफ रिवर वाटर। सो वो हमें इसलिए तो बंद करना चाहिए। सिर्फ खाद्य सिर्फ अपने धान्य में नहीं आता, लेकिन पानी में भी जाता है। इसलिए हमें वो बंद करना चाहिए। ठीक है। बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया बात बताई। होना चाहिए, ये तो सब लोगों को इस बात को समझना चाहिए सर जी। मैं तो क्या करता हूँ,
आपके जैसे खुद बनाता नहीं हूँ, क्योंकि मैं वहाँ नहीं रहता। तो मैं यहाँ हमारे दोस्त है, हमारे प्रतिष्ठान में वो सेक्रेटरी है, उनके लेबोरेटरी है, उसके लेबोरेटरी में सभी तरह के ऑर्गेनिक मैन्योर, कीटनाशक एक्सेट्रा सब बनता है। वो मैं लेके जाके इस्तेमाल करता हूँ। वो भी ठीक है, बढ़िया है, आप इस्तेमाल करते तो हैं, और आप तो डॉक्टर हैं, आप तो इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि आज बीमारियों का कितना बड़ा रूप हो चुका है ये और उससे निजात कैसे पाएं, ये तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। समझो, वो केमिकल फार्मिंग के अलावा हमें थोड़ा कम मिलता है, उत्पादन कम होता है, लेकिन फिर भी हाँ, वो उसकी क्वालिटी अच्छी रहती है, ये हमें देखना चाहिए। अभी नहीं मेरे सर, खेत में, हाँ, उत्पादन कम नहीं होता, उत्पादन शुरुआत में केवल कम होता है, ज्यादा से ज्यादा 2 साल। अच्छा, इसके हाँ, इसके बाद उत्पादन अपना रूप ले लेता, क्योंकि फिर वो जमीन है ना, वो वही उसी रूप में आ जाती है जो अपना पहले था। आज से 20-25 साल पहले के अपने बुजुर्ग खेती नहीं करते थे, हाँ हाँ, तो वो धीरे धीरे जब अपने वो उसमें केंचुए वगैरह जो ऊपर आ जाते हैं, सब वो जो जितने भी अपने मित्र कीट हैं वो भी ऊपर आ जाते हैं, तो उत्पादन तो वैसा ही होने लगता है। लेकिन शुरुआत में 2 साल तक तो इसमें थोड़ा कम प्रॉफिट होगा, लेकिन 2 साल बाद फिर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। विशाल को आपका पता और फोन नंबर भेजिए, मैं आपको हाँ, वो मैं आपको पावर शेयर पॉइंट करता हूँ शर्मा प्रेजेंटेशन जी का आपको नाम। भेजता हूँ। हाँ हाँ, चलेगा, मैं भेजता हूँ उनका नंबर और डिटेल। हाँ, तो मैं उन्हें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है, बीमारियां क्या क्या हो सकती है ऑर्गेनिक, सॉरी, इनऑर्गेनिक फार्मिंग से, वो उन्हें बता देता हूँ। बिल्कुल यस, बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, शुक्रिया डॉक्टर वोरा जी। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए हमारे आज के अगले वक्ता डॉक्टर CS करंगे सर, उनको इनवाइट करता हूँ कि वो अपना प्रेजेंटेशन हमें दे। वो प्रोफेसर है शहादा कॉलेज में, और जो कि नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में आता है, और अपने एजुकेशन सेक्टर होने के बावजूद वो लोगों के लिए जो भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली अलग अलग एक्सपेरिमेंट से वो करते हैं और वो लोगों तक पहुंचाने का महत् कार्य कर रहे हैं। मैं डॉक्टर CS करंगे सर, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपना प्रेजेंटेशन हमें शेयर करें। नमस्कार। हेलो हेलो हाँ बोलिए हेलो सर। नमस्कार जी, सर, नमस्कार। नमस्कार सर। आवाज आ रहा है सर? हाँ आ रहा है, आ रहा है। अभी जैविक खेती से समृद्धि की ओर राम सेवक शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात सुनाई, और यहाँ पे जुड़े हुए रविंद्र वर्मा सर, संतोष पवार सर, संजू बोरडे सर, रूपाली मैडम, विशाल साळुंके सर। आज का मेरा जो विषय जो है, संतुलन आहार, आरोग्य, जीवन। सर जी, मैं मराठी में बोलूं क्या? हेलो हाँ हेलो, चलेगा चलेगा, चलेगा? कीजिए मराठी में हाँ। बात कीजिए। आज की जो जीवनशैली आहे, या जीवनशैलीवर प्रकाश टाकण्यासाठी मला हा जो विषय 103वा जो काही वेबिनार, या वेबिनार मध्ये मला संधी मिळाली, याच्यात मी माझं परम भाग्य समजतो। याचा सिंहाचा वाटा आमचे महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर HM पाटील यांना दिला जातो। माझा जो विषय आहे, या विषयामध्ये मला सांगायचंय की जीवनशैली आजची नेमकी कशी आहे। आजची जीवनशैली बदलल्यानंतर आपण काळानुसार बदलत पुढे जात आहोत।
पण आपण अनेक असे काही आजार आहेत, ते आरोग्याला घातक जे आजार आहेत ते आरोग्याला ते आपण जवळ करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. हे सांगायचे की मला की आपण सकाळी उठल्यानंतर सगळ्यात महत्वाचं असतं टूथपेस्टचा वापर करत असतो. पण हा टूथपेस्टचा वापर करत असताना हा आपल्या आरोग्याला घातक आहे किंवा नाही, हा कोणीही नागरिक किंवा कोणताही माणूस जो शिकला असेल तो सुद्धा त्याचा विचार करत नाही. कारण प्रत्येक टूथपेस्टच्या खाली एक छोटीशी एक निशाण दिलेली असते. ते निशाण म्हणजे ते काळा रंग असतो, पिवळा रंग असतो, निळा रंग असतो, हिरवा रंग असतो किंवा पिवळा रंग असतो. सर मी याच्यानंतर बोलेल मी याच्यावर. चलिए. हॅलो. पण त्याच्यावर आपण कधीही पाहत नाही की नेमकं हे काय चाललंय. आणि याच्याने आपण अनेक असे काय आजार असतात, ते आजार आपण आपल्या आरोग्याला घातक ठरत असतो. ज्या टूथपेस्टच्या खाली एक काळा रंग असतो, तो काळा रंग आपल्या आरोग्याला घातक असतो हे आपल्याला माहित नाहीये. कुठलीही कंपनी रासायनिक केमिकलने बनवलेला टूथपेस्ट आपल्याला देत असते आणि जर आपल्याला काही झालं तर त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करता येत नाही, हे तिथं असतं. हे आपण कधीच पाहत नाही. याच्यानंतर आपण अंघोळीचा साबण वापरत असतो. पण आपण अंघोळीचा साबण वापरत असताना त्या साबणावर एक बारीक अक्षरामध्ये दिलेलं असतं TFM. याचा अर्थ असा होतो की टोटल फॉक्सिंग मीटर. काही साबणांना त्याचं TFM नावाचा मूल्यांकन नाहीच आहे. मी कुठल्या कंपनीचा प्रचार करत नाहीये. पण आपण साबण घेत असताना तो साबण जर पाहिला त्याच्यावर लिहिलेलं असतं बेसिंग सोप आणि तो आपण अंघोळीला वापरत असतो. हे आपल्याला माहित नसतं. काही काही साबणांचा जो काही TFM असतो हा 60 असतो, कोणाचा 64 असतो, कोणाचा 69 असतो. पण काही असे साबण आहेत ते 76 आणि 80 ला पोहोचले आहेत. जे 76 असतात, जे 80 असतात ते आपल्या अंघोळीच्या आणि अंगाला लावायला चांगले असतात. पण ज्याचा TFM हा जो अंक असतो, हा जर कमी असेल तो आपल्या अंगाला लावायला किंवा स्नान करण्यासाठी तो पुरेसा बरोबर नाही. तो आपल्याला घातक ठरू शकतो. हे आपण कधीही पाहत नाही. फक्त आपण एखाद्या कंपनीची जाहिरात पाहतो आणि जाहिरात पाहिल्यानंतर ते साबण आपल्या आपण नेहमी आणत असतो. हे सगळं आपण आयुष्यामध्ये करत असताना आपण जे काही पाणी पित असतो, आपण नेहमी पाणी पिताना एक सांगतो की आपण RO लावलाय किंवा केन लावलेलं असतं. पण त्याचा TDS किती असावा हे आपल्याला कोणीही सांगत नाही. त्याचा जो TDS असतो हा 100च्या वरती जर आपल्या घरातला पाण्याचा ठेवला तर ते पाणी आपल्या आरोग्याला घातक ठरू शकत नाही. पण मला असा अनुभव आलाय की अनेक ठिकाणी आपण ज्यावेळी पाणी पितो, ते पाणी पित असताना त्याचा TDS किती आहे हा अनेक घरी गेल्यानंतर तो 60, 70, 75, 90 इथपर्यंत असतो किंवा याच्या खाली सुद्धा असतो. हे बघण्याचं काम आहे आणि याच्यामुळे अनेक अशा आजारांना आपण सामोरे जात असतो. पण हे करत असताना आपली जीवनशैली नेमकी कशी चालली आहे, या शैलीवर प्रकाश टाकण्याचा आपण कधीही प्रकाश पाहत नाही. फक्त आपण एकच पाहत असतो की हे जगत असताना आपण पाण्यापासून, टूथपेस्ट पासून, साबणापासून हे सगळं कधीच पाहत नाही. इव्हन आपण बाजारात आलेली जी काही फळं असतात ही नैसर्गिक पिकलेली आहेत तर कार्पेटमध्ये टाकलेली पिकलेली आहेत हा कधीच विचार करत नाही. आपण सरळ बाजारातून आणलेली फळं सहज खात असतो आणि त्याचा परिणाम आपल्या साईड इफेक्ट आपल्या लिव्हर किडनीला होत असतो. हे कधीच पाहत नाही आपण. आणि म्हणून अशा वेळेला जर आपण या गोष्टींचा जर विचार केला दैनंदिन जीवनामधला, आताच जैविक शेती समृद्धी की ओर से सरांनी आता शर्मा सरांनी सांगितलं की जैविक शेती करत असताना कोणकोणते फायदे होऊ शकतात आणि रासायनिक शेती करत असताना कोणकोणते तोटे होतात. छान प्रकाश टाकला. मला इथंच थोडा हा विषय छेडासा वाटतो की आपण हे बाजारात जे काही मिळत असतं या गोष्टींवर कधी आपण पाहत नाही. फक्त त्याची क्वालिटी न पाहता आपण फक्त त्याचं रूप पाहतो आणि आपल्या घरी आणतो आणि आपला अनेक प्रकारच्या आजारांना आपण आमंत्रण देत असतो. पण हे आमंत्रण देत असताना नेमकं आपण कुठल्या दिशेने चाललो हा कधी विचार करत नाहीयेत. यासाठी सर PPT लावा आता.
हॅलो, हा बोला ना सर. सर पीपीटी चालू करून द्या. आता पीपीटी वर सांगेल मी हो आता. हो करतो. एक गोष्टी असतात आपल्या आणि त्याच्यातून आपण स्वतःला कधी सामोरण्याचा प्रयत्न करत नाही. आता या पीपीटी मध्ये मी एक दाखवलं आहे इथं, हाडजोडी नावाची एक वनस्पती आहे. ही वनस्पती दुर्मिळ आहे, पण माझ्या घरी मी छोटस एक याचा एक एक पेरे असतात, छोटे छोटे तुकडे असतात आणि एकमेकांना जॉईन झालेले असतात. आता हे जे छोटे छोटे तुकडे असतात, हे तुकडे काय दाखवतात की या प्रत्येक तुकड्यामध्ये जीवामृत भरलेलं आहे. म्हणून याचं नाव आहे हाडजोडी नावाची वनस्पती. ही हाडजोडी वनस्पतीची काय असं एखाद्या वेळेला आपण फ्रॅक्चर होतो, एखाद्या वेळी आपला पायाचा हाडाचा जर तुकडा झाला, काय झाला, याला जर व्यवस्थित असं बांधून ठेवला आणि या वनस्पतीतला बघा इथे एक तुकडा दिसतो, छोटे छोटे तुकडे एकमेकांना जॉईन केलेले दिसतात. यातला एक तुकडा आपण घेतला आणि 8 दिवस पर्यंत याला आपण जर गावरानी तुपाबरोबर रात्री झोपताना आणि सकाळी 12 नंतर तुपामध्ये जर घेऊन घेतला, तर आपलं फ्रॅक्चर झालेलं जे काय हाड असते हे सहज जुळून शकतं. फक्त त्याची हालचाल करता येणार नाही. तुम्ही हालचाल न करता जर करून टाकलं, ते हाड कायमचं जुळून जातं आणि ते हाड कधी तुटल्याचं तिथून जैनमध्ये सुटू शकत नाही. हा माझा स्वतःचा अनुभव आहे. माझा बॉल तुटलेला होता आणि मी या वनस्पतीचा त्यावेळी वापर केला. एक छोटंसं रोप आणलं आणि आज माझ्या घरी ती कमीत कमी 30 ते 40 किलो निघेल एवढी ती वनस्पती झाडावर तुम्हाला दिसते. या वनस्पतीमुळे जे तुटलेले हाड आहे ते एकमेकांना सहज जुळू शकतात आणि एक्सरे काढल्यानंतर त्याच्यामध्ये तो कधीही तुटलेला भाग दिसत नाही, तो प्लेन भाग दिसू शकतो. अशी ही वनस्पती आहे. पण ही वनस्पती खात असताना याच्यामध्ये काही रासायनिक असे द्रव्य असतात आणि म्हणून ही तुपाबरोबरच का खावी याचं कारण असं असतं, ही खात असताना ज्या वेळेला आपण खातो म्हणजे गिळून घ्यावी लागते, तिला खावी लागत नाही, तर ते घशाला त्याचा खवखव सारखा वाटतं की आपल्याला असं वाटतं की आपल्याला घशाला काही प्रॉब्लेम आला असेल. आणि जर तुपाबरोबर जर घेतली, यातला फक्त तुपाबरोबर घेत असताना गव्हा एवढाच भाग यातला गरा खावा लागतो, गिळावा लागतो, जास्त घेता येत नाही. याच्यामुळे दुसरा एक फायदा होतो की एखाद्या माणसाला जर मूळव्याधाचा प्रकार असेल, फिशरचा असेल, तर तोही याच्याने बरा होऊ शकतो. अशी ही दुर्मिळ वनस्पती आहे आणि ती वनस्पती जर आपल्या आजूबाजूला किंवा शेतात किंवा आपल्या पारस बगीच्यामध्ये जर लावली, तर कदाचित आपल्याला दुसऱ्याला तुटलेल्या हाडापासून वाचवता येऊ शकतो, एवढी याची ताकद असते. पण याच्याकडे आपण पाहत नाही आणि आपण सहज डॉक्टरकडे जातो. डॉक्टरकडे जा, माझा विरोध नाहीये. डॉक्टरकडे गेल्यानंतर जरी फ्रॅक्चर बरोबर झालं, पण हिला जर एक पेरा जर खाऊन टाकला, तर आयुष्यभर नंतर हाड तुटू शकत नाही, दुसऱ्याकडे तुटू शकतो. सर पुढे. एवढ्या या वनस्पतीचं महत्व आहे. हीच वनस्पती या ठिकाणी दाखवली आहे. याच्यानंतरची जी पुढची वनस्पती सर रुई. हॅलो सर, रुई दाखवा. हा, ही रुई नावाची वनस्पती आहे. ही पण दुर्मिळ वनस्पती आहे. हिची जी काही पानं असतात, ही पानं आणि याला फुल पण येतं छोटस, त्या फुलाचा गंध हा वेगळा असतो. जसा एखाद्या जास्वंदच्या फुलासारखा याचा सुगंध येत असतो. या पानाचा निघणारा पांढरा द्रव्य आणि खोबरे तेल एकत्र केलं आणि ज्याला एखादा त्वचेचा आजार असेल, तो आजार झालेल्या माणसाला खोबरे तेल मध्ये याचं पांढरा द्रव्य जो चीक निघतं, ते जर एकत्र कालवलं आणि जर लावलं, तर त्याच्या अंगाचं जे गचकरण असो, त्याला सुजलेली सूज असो किंवा त्याची खाज असो, या सगळ्या गोष्टी या नष्ट होऊ शकतात. अशी ताकद या रुई नावाच्या वनस्पतीमध्ये असते. ही वनस्पती सुद्धा